गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ममता शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने इस क्लासरूम में। होपफुली आप लोग सभी सही होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो चल रहा है नून सेशन, और नून सेशन में मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया नया टॉपिक। न्यू टॉपिक में मैं आप लोगों को करा रही हूँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। एविडेंस एक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। जल्दी हम इसके लिए टेस्ट सीरीज या फिर हम उसके लिए एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। लेकिन अब मैंने जो स्टार्ट किया है न्यू एक्ट ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882, तो 1882 जो मैंने आप लोगों के साथ स्टार्ट किया है उसमें मैं आप लोगों को अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी थी उसका इंट्रोडक्शन और किस किस तरीके से हमें उसको डिवाइड करके पढ़ना है, पूरा मैंने फ्रेम आपके माइंड में एक तरीके से सेट करवा दिया था। आज मैं आप लोगों को जो कराऊंगी वो कराऊंगी चैप्टर नंबर 1। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इसमें चैप्टर नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं इसमें 8, नंबर ऑफ सेक्शन इसमें 137। ठीक है, 137 सेक्शंस और चैप्टर 8 हमें यहाँ पढ़ने हैं। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है प्रिमिलरी में हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 4 तक। ओके, सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 4 तक। और जैसा आप लोगों को पता है कि हर एक्ट का, किसी भी एक्ट को आप उठा के देखोगे तो उसका सेक्शन नंबर 1 क्या कहता है। सेक्शन नंबर 1 उसका कहता है नेम, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। नेम, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, नाम, विस्तार और प्रारंभ। नाम, विस्तार और प्रारंभ क्या कहता है, तो क्या कहता है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का, तो क्या है इसका नेम, तो इसका नेम है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882। कब से इसका कमेंसमेंट हुआ, तो इसका कमेंसमेंट हुआ 1 जुलाई 1882। ये दोनों डेट आप याद रखिएगा, 1 जुलाई 1882। अब बात आती है कि इसका एक्सटेंड कहाँ कहाँ पर है, ये कहाँ पे लागू होता है। ये लागू होता है होल ऑफ इंडिया, पूरे भारतवर्ष में ये लागू होता है। लेकिन इन्होंने बताया कि एक्सेप्ट ऐसे क्षेत्र, टेरिटरी विच इमीडिएटली बिफोर 1 नवंबर 1956, ऐसे क्षेत्र जो कि 1 नवंबर 1956 से पहले कब आए, पार्ट बी में डिवाइड हो गए थे। कौन कौन से, जो कि इन स्टेट ऑफ बॉम्बे, पंजाब और दिल्ली, इन पर ये लागू नहीं हो रहा है। लेकिन इन्होंने एक और बताया कि कब कर सकते हैं, जब इनको हाई कोर्ट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अगर इसको अपने ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के थ्रू ये बोल दे, नोटिफिकेशन के थ्रू ये लागू करवा दे कि इन पे भी ये लागू होंगे, तो वो लागू माने जाएंगे। अदरवाइज इनको इन्होंने बताया कि एक्सेप्ट होल ऑफ इंडिया बट एक्सेप्ट टेरिटरी विच इज इमीडिएटली बिफोर 1 नवंबर 1956 comprised in parts B state in the state of Bombay, Punjab and Delhi, and state government from time to time notification दे सकेगी कि आप इनको भी इन स्टेट पे लागू कर सकते हैं। इतनी बात इन्होंने बताई सेक्शन नंबर 1 में, नेम, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। आगे आप लोगों को समझ में। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 की। सेक्शन नंबर 2 रिपील है। यहाँ पे रिपील मतलब इसका निरसन हो चुका है। यहाँ पे क्यों हो चुका है, तो इन्होंने बताया कि निरसन के लिए अलग अलग एक्ट के थ्रू इसको निरसन कर दिया गया है। तो ये सेक्शन नंबर 2 रिपील्ड हो गया है, ये अब हमारे किसी काम का नहीं है। सेक्शन नंबर 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पूरे एक्ट में, क्योंकि यही हमें बताएगा कि किस तरीके से किसी भी चीज़ को डिफाइन किया जाएगा, किस तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। अगर वो बात नहीं है तो उसको किस तरीके से इंटरप्रिटेट करके लिखा जाएगा। इतनी बात इन्होंने बताई थी सेक्शन नंबर 3 में। और सेक्शन नंबर 3 में इन्होंने बताया इंटरप्रिटेशन क्लॉज, और टोटल इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो इन्होंने बताया वो बताए 7। नंबर यहाँ नहीं है, मैं आपकी सुविधा के लिए आपको इसमें नंबर बता दे रही हूँ। टोटल नंबर इन्होंने इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो बताए वो 7 बताए। आप कभी भी आपसे पूछा जाए कि अगर नोटिस की डेफिनेशन, नोटिस का इंटरप्रिटेशन कहाँ पे दिया हुआ है, ये अभी इनकेस आपको ऑप्शन देते हैं 3 का A, 3 का B, 3 का C, 3 का D, तो आप 3 का C और 3 का D कह देते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर करेंगे कोई नहीं, क्योंकि इन्होंने कहीं भी नंबरिंग नहीं करी है, ऊपर नीचे कैसे भी इसको कर सकते हैं।
अच्छी बात है, ये तो एक नंबर और याद करने को मिल जाते हैं। तो देखिए क्या कहता है, सेक्शन नंबर 3 कहता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। टोटल नंबर मैंने आपको बताया 7 इन्होंने डेफिनेशन यहाँ पे बताई, और इन्होंने पहली मैं आपको पहले बता दूँ कौन कौन से इन्होंने इंटरप्रिटेशन क्लॉज दिए यहाँ पे। तो इन्होंने दिए इमूवेबल प्रॉपर्टी नंबर 1, नंबर 2 इन्होंने बताया इंस्ट्रूमेंट अवसीयती, नंबर 3 इन्होंने बताया अटेस्टेशन, नंबर 4 इन्होंने बताया रजिस्टर्ड, नंबर 5 इन्होंने बताया अटैच टू अर्थ, नंबर 6 इन्होंने बताया एक्शनेबल क्लेम, और नंबर 7 इन्होंने बताया नोटिस इन्होंने बताया नंबर 7 पे। तो ये इन्होंने इंटरप्रिटेशन क्लोज इन्होंने बताए, जिसमें कि आप हमें 1 बाय 1 हम इनको पढ़ेंगे, 1 बाय 1 हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इनको पढ़ेंगे। तो हम पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि जब मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रही थी कि यहाँ पे जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट जो बात करता है वो बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, अचल संपत्ति की बात करता है। कौन करेगा? तो ये करेंगे जीवित व्यक्तियों के द्वारा, जीवित व्यक्तियों के साथ समव्यवहार किया जाता है, ठीक है। एक ही बात आप लोग सुनिए। तो इन्होंने जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन यहाँ पे दी, उन्होंने बताया कि इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा। तो इन्होंने 3 बातें इन्होंने बताई, खड़ा कास्ट, उगती फसलें और साथ ही इन्होंने बताया घास। अब और इन्होंने नेगेटिव तरीके की डेफिनेशन इसमें दी है, खड़ा घास, उगती फसलें, घास, ये तीनों चीजें कैसी हैं? ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन इन्होंने बताया कि ये कैसी प्रॉपर्टी है? ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इन्होंने कैसी डेफिनेशन दी यहाँ पे? इन्होंने दी नेगेटिव डेफिनेशन, ठीक है, नेगेटिव डेफिनेशन दी। आपको जैसा पता होगा कि एक एक्ट है 1897 का, 1897 के एक्ट में इन्होंने बताया, वहाँ इन्होंने जो डेफिनेशन दी है वही डेफिनेशन यहाँ पे लागू होगी। वो क्या डेफिनेशन दी है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि खड़ा कास्ट एक चल संपत्ति है ना, लेकिन उन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी का कैसे है? क्योंकि खड़ा कास्ट क्या होता है, जो इसमें जो लकड़ी जो उगाई जाती है, जैसे वो किस यूज में आती है? वो फर्नीचर के रूप में यूज आती है, वो फर्नीचर में यूज आती है, वो मकान बनाने के कार्य में यूज आती है। तो वो कैसी होती है? वो एक तरीके से इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। और कौन सा हो सकता था? फर्नीचर में यूज हो सकती है, मकान बनाने में यूज होती है, ठीक है। तो कैसा हो गया? ये इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। लेकिन इन्होंने क्या बताया? ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। इन्होंने बताया इमूवेबल प्रॉपर्टी ये कैसी है? मूवेबल है, क्योंकि उस लकड़ी को काटने के बाद उसका यूज किया जाता है। तो कैसा हो गया? मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोई भी राइट, अगर जैसे किसी भी, मान लीजिए कौन सी लकड़ियाँ यूज हो रही है यहाँ पे? शीशम की लकड़ी हो रही है, शाल की लकड़ी हो रही है, आम के वृक्ष की लकड़ी हो रही है, ठीक है। तो ये सारी कैसी है? ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन इसको मूवेबल प्रॉपर्टी भी, तो ये कैसी हो गई? दोनों तरीके की, कोई चल संपत्ति और अचल संपत्ति दोनों के रूप में यूज हो रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आम का वृक्ष कैसा वृक्ष है? आम का वृक्ष आम भी देता है, यानी कि फल देता है, और साथ में जो उसकी लकड़ी होती है वो किस कार्य में आती है? वो फर्नीचर बनाने के काम में आती है। लेकिन आम के वृक्ष की पैदावार, आम के वृक्ष को उगाने का राइट कैसा राइट होगा? वो एक इमूवेबल राइट होगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है, कैसा राइट होगा? शाल की लकड़ी उगाना, शीशम की लकड़ी उगाना, ये कैसा राइट है? ये इमूवेबल राइट है। लेकिन खड़े कास्ट को, यानी कि जो लकड़ी उगाई जा रही है वो क्या है? वो मूवेबल है, वो प्रॉपर्टी मूवेबल है, लेकिन राइट कैसा है? वो इमूवेबल राइट है। समझ में आ रही है? यहाँ बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि इन्होंने नेगेटिव डेफिनेशन दी है। इसका एक एग्जाम्पल है, इसका एक केस याद रखिएगा, शांतिबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें इन्होंने बताया, शांतिबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में बताया कि जो आम का वृक्ष होता है, वो वृक्ष दोनों तरीके से, मान लीजिए वो फल देता है तो फल के रूप में, और जो लकड़ी है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और वो किसके काम में आती है? वो वृक्ष किसके काम में आती है? वो लकड़ी वो आती है फर्नीचर बनाने के काम में। तो वो तो कैसी प्रॉपर्टी होगी? वो चल और अचल दोनों तरीके की संपत्ति होगी, ठीक है। उसी तरीके से बताया इन्होंने उगती फसलें। अब मान लीजिए आलू है, गन्ना है, और साथ में मान लीजिए जैसे बाजरा है, मक्का है, ये सारी खेती कैसी होती है? उगती फसलें,
ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन जहाँ से ग्रो अप हो रही है, जो जिस पे जो ग्रो कर रहा है उसको, वो कैसा राइट है, वो इमूवेबल राइट है। तभी इन्होंने बताया कि ओक्टी फर्स्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन वो प्रॉपर्टी जो है वो एक्चुअल में तो मूवेबल है ना, कटने के बाद वो चीज़ जाएगी, और जब एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो जाए तो वो कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन है ना इमूवेबल, क्योंकि वो राइट उनका क्या है, वो इमूवेबल राइट है। ठीक है। उसी तरीके से घास के बारे में इन्होंने बताया। घास क्या है ग्रास। ग्रास एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि घास उगेगी तो उसे काटा जाएगा। ठीक है। लेकिन घास चराने का अधिकार, ठीक है, घास उगाने के बाद पशुओं द्वारा चराने का अधिकार जो होगा पर्टिकुलर बंदे के पास होगा, और वो कैसा राइट होगा, वो इमूवेबल राइट होगा। देखिए समझ का फेर यहीं पर है कि किस तरीके से चीज़ों को चेंज किया जा रहा है, मूवेबल से इमूवेबल में, इमूवेबल से मूवेबल में। ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, इससे एक नंबर हमारा कट जाता है, तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि घास क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है। मूवेबल होते हुए इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसी तरीके से मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताती हूँ कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। यहाँ लिख देते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे मान लीजिए रास्ते का अधिकार, कहीं से जाने का अधिकार, कैसा अधिकार होगा, मूवेबल अधिकार, इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। ठीक है। हम बात कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की। कैसी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कैसा अधिकार है ये, रास्ते का अधिकार, इमूवेबल अधिकार है। हर कोई हमारे घर के रास्ते से थोड़ा निकल जाएगा, है ना। उसी तरीके से टैक्स का कलेक्शन करना, ठीक है, फिशरीज का अधिकार। उसके बाद इन्होंने बताया टैक्स कलेक्शन, जैसे मान लीजिए किसी भी मार्केट से, पर्टिकुलर मार्केट से टैक्स का कलेक्शन, ऋण का प्राप्त करने का अधिकार, कैसा अधिकार होगा, इमूवेबल राइट होगा। उसी तरीके से मछली पकड़ने का अधिकार, किसी एक पर्टिकुलर जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार, कैसा अधिकार होगा, वो भी हमारा कैसा होगा, इमूवेबल राइट होगा। उसी तरीके से माइंस का राइट कैसा होगा, इमूवेबल होगा। जैसे मान लीजिए सोना, चांदी, कोयला, ये सब निकालने का अधिकार कैसा होता है, इमूवेबल अधिकार होता है। बंधक संपत्ति को यानी कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी से, मॉर्गेज के जरिए मतलब ऋण को प्राप्त करना कैसा होगा, वो भी इमूवेबल होगा, यानी कि मॉर्गेज। ठीक है। उसके बाद इन्होंने काफी सारे राइट ऐसे बताए, जैसे फेरी का अधिकार और टैक्स का अधिकार, ये सब कैसे अधिकार होते हैं, इमूवेबल राइट। उसी तरीके से मूवेबल एग्जाम्पल कैसे होंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। मूवेबल प्रॉपर्टी के राइट कैसे होंगे, तो वो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन अक्सर आता है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रॉयल्टी कैसा अधिकार है, इमूवेबल या मूवेबल। तो रॉयल्टी का हमेशा याद रखिएगा, रॉयल्टी आज मेरे पास है, कल किसी के पास होगी, कल किसी के पास आज मेरे पास होगी। तो कैसा अधिकार है ये मूवेबल है, पर 1 to 1 चेंज हो सकता है। तो कैसा अधिकार है, ये मूवेबल अधिकार है, रॉयल्टी। उसी तरीके से कॉपीराइट, कॉपीराइट भी क्या होता है, मूवेबल अधिकार होता है। ठीक है। जैसे वर्शिप करने का अधिकार, ठीक है, कैसा, राइट टू वर्शिप कैसा होगा, राइट टू वर्शिप कैसा अधिकार होगा, मूवेबल अधिकार होगा। ये कुछ एग्जाम्पल है, ये अक्सर पूछे जाते हैं। कई बार आप जब भी ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखोगे उठा के, तो कई बार आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि सेक्शन 3 का जो इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्होंने बताई, ये मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहाँ भी आपको बताना पड़ेगा, वहाँ भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या होंगे मूवेबल और क्या होंगे इमूवेबल। डेफिनेशन डिफाइन करनी पड़ेगी, साथ ही आपको डिफरेंट बताना पड़ेगा मूवेबल इमूवेबल का। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा और आपको एग्जाम्पल आपको पढ़नी होगी, क्योंकि प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन जरूर आता है। और इस बार भी आप 110% लिख लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि ये कैसे राइट है। तो राइट आपको सिर्फ समझ का फेर है, आप किस तरीके से उसे समझ पाते हो, कहते हैं ना इंटरप्रिटेट कैसे कर पाते हो। जैसे मैंने आपको बताया ना घास, अब घास कोई भी सुनेगा तो कैसे सुनेगा, समझेगा अरे ये तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, कट गई, मूवेबल हो गई, मूव हो गई, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन ये साथ में इमूवेबल प्रॉपर्टी, कैसे, उस पर्टिकुलर जगह पे घास काटने का अधिकार, साथ ही उस पर चारा चराई कराने का अधिकार किसका होगा, पर्टिकुलर व्यक्ति का होगा। कैसा अधिकार होगा, इमूवेबल राइट होगा। इज दैट क्लियर, कैसा होगा, इमूवेबल होगा। ठीक है। होपफुली आप लोगों को आज का ये सब चीज़ समझ में आई होगी। सेक्शन 1 मैंने आपको पढ़ाया नेम एक्शन कमेंसमेंट, सेक्शन 2 रिपील है, सेक्शन 3 मैंने आपको बता दिया इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जिसमें हम 7 इंटरप्रिटेशन क्लॉज पढ़ेंगे और जिसमें से आज हमने करा इमूवेबल प्रॉपर्टी।
होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए और साथ ही सम्मान दीजिए और सम्मान लीजिए। थैंक यू।